हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का मॉडल सेट पेपर। ये ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट पेपर है सेट 1, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। हम लोग इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे तरह से समझेंगे और समझने का फ़ायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन कुछ चेंज करके भी आता है एग्जाम में तो हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। तो आइए ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवसरबोध का तत्व है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दे रहा है समझ की शक्ति, एबिलिटी ऑफ परसिप्स, परिवर्तन पर नज़र, इंसाइड इनटू द चेंज, नव परिवर्तनीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अगर सेंसिंग अपॉर्चुनिटी का बात होता है, अवसरबोध के तत्व का बात होता है, तो एबिलिटी ऑफ परसीव समझ की शक्ति भी हमारा सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इनसाइड इनटू द चेंज परिवर्तन पर नज़र भी हमारा इसी का एक पार्ट है। इनोवेटिव क्वालिटी भी हमारा सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट होता है, क्योंकि सेंसिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कब हम लोग एक नया अपॉर्चुनिटी को खोज सकते हैं। तो अगर हमारे पास समझ रहेगा, एबिलिटी रहेगा, तो हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आता है। इनसाइड इनटू द चेंज परिवर्तन पर नज़र, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है तो हमेशा वो एक नई अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। इसी तरह से अगर कोई इनोवेटिव क्वालिटी होता है वो भी एक नया अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों ही इसका आंसर होगा, यानी यहाँ इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीवी मेथड रिलेटेड विथ, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा एनपीवी का मतलब क्या होता है। तो एनपीवी का मतलब हमारा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि मनी का आज के टाइम में वैल्यू क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि आज से 10 साल पहले 1,000 रुपये का जो वैल्यू है था, क्या आज 1,000 का वही वैल्यू है? और क्या 10 साल के बाद 1,000 रुपये का वैल्यू वही रहेगा? तो हम लोगों को पता है कि समय के साथ पैसे का वैल्यू कमते जाता है। तो ये रिलेटेड होता है मनी से। तो यहाँ इसका हमारा आंसर होगा मुद्रा का समय मूल्य से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एनपीवी मेथड रिलेटेड होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन बेयर दीर्घकालीन ऋण पर होता है। तो दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज होता है, परिवर्तनशील ब्याज होता है, ब्याज नहीं होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो भी हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है उस पर हमेशा स्थिर ब्याज दर, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम लोग डिवेंचर का एग्जांपल लेते हैं तो डिवेंचर के साथ हमारा लिखा होता है 6% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। इसका मतलब होता है कि ये एक फिक्स्ड रेट रहता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही है। तो जब भी लॉन्ग टर्म लोन का बात होता है तो हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उस पर चार्ज होता है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है जनरली 3 ईयर्स से ज़्यादा टाइम। 1 ईयर से कम जब रहता है, 12 मंथ से कम को हम लोग शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। 1 to 3 को मिडिल टर्म लोन, एंड 3 ईयर्स से जब अबव रहता है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म पीरियड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फंड इज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स, कोष प्रभाव विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। तो यहाँ देखिए, कोष प्रभाव विवरण में जो कोष शब्द का आशय होता है, तो कोष या फंड का मतलब ओनली कैश नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ कैश का बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारा फंड होता है
तो फंड का मतलब होता है फंड इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। मीन्स करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी से जितना ज़्यादा होता है उसी को हम लोग फंड बोलते हैं। तो यहाँ हमारा होगा एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेबैक मेथड पेबैक पीरियड डील्स विथ, पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है। पुनर्भुगतान अवधि किस चीज़ से संबंधित होती है? तो यहाँ हमारा आंसर होगा पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। देखिए पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि हम जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जितने समय में वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास वापस आ जाता है उसी समय को हम लोग पेबैक पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी। नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन, अंशदान। तो हमारा कंट्रीब्यूशन या अंशदान का मतलब क्या होगा? तो यहाँ कंट्रीब्यूशन जो है इसको हम लोग प्रॉफिट से समझ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग यहाँ वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसी को हम लोग प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? फर्स्ट है डिमांड फॉरकास्टिंग। तो ये देखिए जो फर्स्ट आंसर है यही हमारा सही है। बाजार की मांग को हम लोग डिमांड फॉरकास्टिंग, मांग की भविष्यवाणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचर कैपिटल व्यू वाज ओरिजिनेटेड इन, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है, तो ये उत्पन्न हुआ था अमेरिका में। इसका आंसर होगा अमेरिका, ये आप लोग को लर्न करना है। नेक्स्ट है डॉट 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 इज डिफाइन एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डॉट 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 व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। तो देखिए व्यवसायिक अवसर का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का डिस्कवरी होता है वो हमेशा होता है इनोवेशन से, आविष्कार। हम लोग बोलते हैं आविष्कार आवश्यकता की जननी है, लेकिन आविष्कार अपॉर्चुनिटी की भी जननी है। जब कोई नया इनोवेशन होता है तो एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन के बारे में पता चला, उसका इनोवेशन हुआ, तो बहुत सारी कंपनियां आई और नई नई तरह की मोबाइल मार्केट में आने लगे। यहाँ क्या है, एक इनोवेशन हुआ जिससे एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जन्म हुआ, जिस फील्ड में आज बहुत ही लोग कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एज, नियोजन होता है। तो नियोजन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है? तो शॉर्ट टर्म मतलब अभी मैंने बताया 1 ईयर, बिलो 1 ईयर, मिडिल टर्म मीन्स 1 to 3 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म मीन्स अबव 3 ईयर्स। तो प्लानिंग शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए होता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सभी उद्यमियों के लिए, फॉर ऑल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना किसके लिए तैयार की जाती है? तो कोई भी प्रोजेक्ट जो तैयार होता है वो प्रमोटर के लिए भी होता है, मैनेजर्स के लिए भी होता है और एंटरप्रेन्योर के लिए भी होता है। परिवर्तक, प्रबंधक और उद्यमी तीनों के लिए ही कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा इन सभी के द्वारा, बाई ऑल दीज। तो प्रमोटर, मैनेजर और उद्यमी सभी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से।
आइडियल रेशियो इज, तो हमारा आइडियल रेशियो हम लोगों को पता है, आइडियल रेशियो हमेशा 2:1 होता है। और ये जो 2:1 होता है आइडियल रेशियो जो होता है, करंट रेशियो, ये हमेशा 2:1 होगा। अगर करंट रेशियो की जगह लिक्विड रेशियो का बात किया जाए तो लिक्विड रेशियो हमारा 1:1 होता है। लिक्विड रेशियो 1:1 होता है एंड करंट रेशियो 2:1 होता है। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में मनोभाव, संचालन, अनुक्रिया, ये तीनों ही चीज रहता है। क्योर, ड्राइव एंड रिस्पॉन्स, ये तीनों ही लर्निंग प्रोसेस में शामिल रहता है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध आर्ट भी है, कला भी है, साइंस भी है, विज्ञान भी है, यानी हमारा आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर ऑफ फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा यह कथन एलन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्ट इज, एक परियोजना है। तो एक परियोजना क्या होता है? तो परियोजना होता है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों का समूह। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में सिर्फ एक काम या एक एक्टिविटी नहीं होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत तरह का कार्य और बहुत तरह का एक्टिविटी सम्मिलित होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी के रूप में जानते हैं। यानी यहाँ हमारा आंसर होगा ए, गतिविधियों का समूह। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉकेज, ओपनिंग स्टॉक क्या है? प्रारंभिक रहतिया क्या है? तो प्रारंभिक रहतिया हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक को परचेज करने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, वहाँ भी हम लोग को फंड लगाना होगा, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड while selecting a प्रोडक्ट और सर्विस, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? तो कभी भी जब हम लोग किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन, उस फील्ड में कितना कंपटीशन और कितना प्रतियोगिता पहले से है। अगर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ गया है कि अब उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है और उसका उस हिसाब से डिमांड मार्केट में नहीं है, तो वैसा प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे पड़ के कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरा है उत्पादन लागत, यहाँ ये ऑल ऑफ दीज ये रॉन्ग है। उत्पादन लागत का यहाँ इंग्लिश होगा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसका क्या है? उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी क्या है, लाभ की संभावना भविष्य में कितनी है। तो ये तीनों ही चीज़ किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सिलेक्शन करते टाइम, चयन करते टाइम जरूरी होता है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर इंसेंटिव टेक्निक इज यूजफुल, श्रम दहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है। तो हमारा जो लेबर इंसेंटिव टेक्निक है ये कहाँ यूज होता है? तो जनरली जो भी हमारा लेबर इंसेंटिव टेक्निक है, श्रम गहन प्रौद्योगिकी है, ये विकासशील देश में यूज होता है, डेवलपिंग कंट्री में यूज होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प इन, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। तो विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में, इनकैसिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं तो उसका जो एडिशनल अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग इनकैश कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं। अगर हम लोग एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो हम लोग अपॉर्चुनिटी का सही से यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, प्रबंध एक पेशा है यह कथन है,
यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा यह बात कहा गया था। नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को लगेगा कि सब्सिडी एक तरह का कॉन्सेशन है, बट सब्सिडी कॉन्सेशन नहीं होता है। कॉन्सेशन तब होता है जब 1000 का गैस सिलेंडर के लिए हम लोगों को 600 रुपया देना पड़ता, तो ये कॉन्सेशन है। बट अगर हम लोग 1000 रुपया गैस सिलेंडर के लिए पेमेंट करते हैं और उसमें से हमारे पास पैसा वापस मेरे अकाउंट में आता है, मीन्स पहले पैसा हमारे द्वारा ही पे करना पड़ता है और फिर वही पैसा वापस आता है, तो ये एक तरह का रीपेमेंट है, पुनः भुगतान है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी। अगर हमें वो पैसा रीपेमेंट नहीं हो करके डायरेक्ट उतना पैसा कम ही पेमेंट करना पड़ता है तो वो सब्सिडी कहलाता है। तो बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि एक कॉन्सेशन है, रियायत है या रीपेमेंट है, तो ये रीपेमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज डिपेंड ऑन। किसी भी इंटरप्राइजेज का सिलेक्शन करना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। तो किसी हमें कौन सा फील्ड में जाना है, ये हमारे सेल्फ एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। साहसी की स्वयं की योग्यता पर यह डिपेंड करता है कि उन्हें किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए और किस फील्ड में उन्हें जाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन इशू बाई गवर्नमेंट डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड इज। भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए श्रम क्षमता अनुपात कितना है? तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके अनुसार 1.5 होगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आंसर जो हमारा है माइक्रो इन्वायरमेंट, ये इसका आंसर होगा। यहाँ बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर बी और सी भी सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड भी किसी भी मार्केट असेसमेंट में इफेक्ट डालता है। बट यहाँ आप इस चीज़ को समझिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट का ये पार्ट है, ये बी और सी ऑप्शन जो है ये माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड दोनों ही माइक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी और सी भी बिल्कुल होगा, बट ये बी और सी मिलकर के ही ए बना है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा माइक्रो इन्वायरमेंट। क्योंकि यहाँ हमारा डी में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, अगर डी में ऑप्शन हमारा रहता ऑल ऑफ दीज तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, लेकिन डी में ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज है, इसलिए यहाँ पर सुटेबल आंसर माइक्रो इन्वायरमेंट सूक्ष्म वातावरण ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है। तो वर्तमान जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के पहले हर फील्ड में ये नहीं पता है कि हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका डिमांड क्या है। हम लोग डिमांड के अनुरूप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड उससे कहीं कम भी रहता है, कभी ज़्यादा भी रहता है, यानी हम लोग को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता है कि हमारे प्रोडक्शन के बेस पर डिमांड कितना है। तो एक तरह का इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एक बर्डन है, विपणन व्यय भार है, किस पर भार है? क्या ये इंडस्ट्री पर भार है? तो नहीं, ये इंडस्ट्री पर भार नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को अपना पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ रहा है। क्या ये बिजनेसमैन पर भार है? तो नो, ये बिजनेसमैन पर भी बर्डन नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन भी पैसा अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, ये टोटल पैसा कंज्यूमर्स को देना पड़ता है। एट लास्ट कंज्यूमर्स से बिजनेसमैन और इंडस्ट्री पेमेंट ले लेते हैं, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा ऑन कंज्यूमर। बहुत लोग को यहाँ ऑल ऑफ दिस भी लग सकता है, बट यहाँ आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ ऑन कंज्यूमर ही इसके लिए सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट है, इजी इन फॉर्मेशन इज। स्थापना में आसान है। तो हम लोगों को पता है कि सबसे आसान एकाकी व्यापार सोल ट्रेडिंग करना है, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रॉब्लम होता है। किसी भी तरह का चीज़ के लिए आपको किसी का भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही डिसीजन लेना है। तो आप जब भी डिसीजन करिएगा आप डिसीजन करके सोल ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट डिवेंचर आर। नेट डिवेंचर क्या होता है? नग्न ऋण पत्र
होते हैं, तो ये पूर्ण तरह से अनसिक्योर्ड होते हैं। ऐसे में अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो कहीं भी कंपनी का प्रॉपर्टी या कुछ सेल करके वो डिवेंचर का पेमेंट नहीं ले सकते हैं, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉट 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 ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय का डॉट 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 भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। तो यह हमारा आंसर होगा साइज। व्यवसाय का जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। हालांकि यहाँ लोकेशन और स्टडी भी बहुत लोग को लग सकता है, बट यहाँ पर आंसर हमारा साइज होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई? आईडीबीआई वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। तो आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब। तो यहाँ होगा प्रोडक्शन डिक्रीज, उत्पादन कम होता है। देखिए जब भी प्रोडक्शन कम होता है तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कम डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 100 रुपीज़ और प्रोडक्शन आपने किया 1 रुपया का, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज़ आ रहा है। लेकिन अगर वही फिक्स्ड कॉस्ट है और अगर प्रोडक्शन आपका 2 यूनिट हो गया, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होके 50 हो गया, यानी टोटल प्रोडक्शन ही आपका 50% प्रोडक्शन कॉस्ट कम गया। लेकिन जब प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन अगर कम होता है 2 यूनिट से 1 यूनिट हो जाता है, तो हमारा खुद से ही फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा प्रोडक्शन डिक्रीज, व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण से अभिप्राय है। तो देखिए जब कोई दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बनता है तो उसी को हम लोग एकीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंतरिक विस्तार भी होता है और बाह्य विस्तार भी होता है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर जो है सी, आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, एक्सपेंडिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे ब्रांड की विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर। तो पहला है शॉर्ट नेम, तो ये भी एक गुड ब्रांड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मेमोरेबल, स्मरणीय, ये भी एक गुड ब्रांड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एंड अट्रैक्टिव, ये तो है ही, अगर कोई भी ब्रांड नेम अट्रैक्टिव है तो हम लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो आकर्षक, अट्रैक्टिव, ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये हमारा आंसर होगा डी, ये सभी, ऑल दीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर शॉर्ट नेम, मेमोरेबल एंड अट्रैक्टिव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 35 सब्जेक्टिव ईटीपी में आपका आएगा। हमने ऑब्जेक्टिव करवा दिया, सब्जेक्टिव हम कुछ दिन में मॉडल टेस्ट सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, करिए। अगर किन्हीं को और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो लेके आएँ तो आप कमेंट में बताइए, उस सब्जेक्ट पर का वीडियो बना करके आप लोग के सामने लाया जाएगा। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।